दोस्तों कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 14 यानी 14वां चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम रिस्पिरेशंस एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनसिस वेस्टेज हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कई क्लासों के लिए, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो 11वीं क्लास हो, एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए अगर आपको रिस्पिरेशन एंड द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजन वेस्टेज है तो इसका मतलब जो है ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है इसको 2 लैंग्वेज में ला रहा है, इंग्लिश और हिंदी में जो है अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये डबल डोज जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रखेगा। कहते हैं चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है नाइट्रोजन वेस्टेज हमारे लिए नुकसानदायक और किस प्रकार यहाँ पर जो है रिस्पिरेशन की भूमिका होती है। लेकिन ये सब करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The one next topic is mechanism of pulmonary respiration. Friend, here mechanism of pulmonary respiration. For here, the main purpose of respiratory system is to provide to the oxygen to the tissue and it to be removed to carbon dioxide from them. This entire process is achieved through their following step. The first step is breathing and pulmonary ventilations, leading to the exchange of oxygen and carbon dioxide between the atmospheric air and the lungs. And second is a exchange of gas at the alveolar surface. And third is a transport and exchange of gas in the tissue. Transport exchange of gas in the tissue. And fourth is a cellular respiration. The fourth is a cellular respiration. It is the most important topic for here. The first is breathing or pulmonary ventilation. So here it is a mechanical process of taking out atmospheric air into the lungs and giving out a carbon dioxide. Friend, it is a mechanical process. The breathing and pulmonary ventilation, it is a mechanical process, the taking out atmospheric into the air into the lungs and giving to the carbon dioxide. The breathing is a involuntary process but under special conditions. It can become a voluntary also. It's kind of special to the voluntary also. It is a consist of 2 steps during which the lungs are contracted and expanded alternatively. And the first inspiration are taking air in and second is a expiration of forcing air out. Showing the picture. The first is a inspiration, the intake of air.
A muscular dome is a shape of diaphragm is a present at the base of lung. One contractions it is become a flattened and lower. The lower surface of lung is a pulled downward and the volume of a lung increase. It is a take intake of air in the lungs. There is a volume of lungs is the surface is a increasing. An external intercostal muscle present between to the ribs contract the ribs caps as a move outward and upward. It's a outward and upward is a moving. This contraction of together increase the volume of the chest cavity. The lower the air pressures within the lungs and the atmospheric air brush and the filling their lungs with the fresh air. Thus the inspiration is on active phase of breathing. There is the active phase of breathing. And second is expressions. Expression is mean releasing of air. Expiration means releasing of air here. This step involved to the relaxation of external intercostal muscles and contract of intracostal muscle also. As a result, the ribs cap is a lower and move inward. The lower there is the move on inward. The diaphragm also relax and the rise against into the original dome's shape condition. The abdominal organs press up against the diaphragm. This change of decreasing the volume of the chest cavity, thus increasing the air pressure within the lungs and their air, which is laden with the carbon dioxide and forced out. The forced breathing means it is possible that during to forced breathing, the both inspirations and expirations are active process because some more intercostal muscles and the abdominals is a muscle are brought into the action of deeper breathing movement. Show in this picture. Here show the breathing movement. For the first is tracheus lungs and there is a chest ball, inspirations, expiration and diaphragm. The lungs is a show of the tracheus lungs and heart. There is a intercostal space of also. There is chest up and down. There is a moment of respiration. दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे समक्ष आया है कि फुफ्फुसी श्वसन की प्रणाली यानी फुफ्फुसी जो होती है हमारे उसमें श्वसन की प्रणाली किस प्रकार होती है, किस प्रकार जो है अपना वर्क फंक्शन करती है यहाँ पर। तो कहते हैं श्वसन तंत्र का प्रधान कार्य है विभिन्न ऊतकों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। देखिए ये सारे का कार्य जो होती है ऑक्सीजन उपलब्ध कराना ही एकमात्र कार्य होता है कि विभिन्न ऊतकों में ऑक्सीजन जो है उपलब्ध हो, उनसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को दूर हटाना। यह संपूर्ण प्रक्रिया जो निम्नलिखित चरणों में पूरी किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम करेंगे सांस लेना या फुफ्फुस संवर्धन, जिससे कि हम पर्यावरणीय वायु और फेफड़े के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। तो यह हमारा पहला टॉपिक बनेगा। और दूसरा बनेगा हमारा कुपिकाओं की सतह पर गैसों का विनिमय। कुपिकाओं की सतह पर दोस्तों जो है गैसों का विनिमय किस तरह होता है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका तीसरा पॉइंट जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे ऊतकों में गैसों का परिवहन एवं विनिमय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है कोशिका श्वसन के बारे में हम विस्तार से जान पाएंगे कि कोशिका श्वसन जो होती है किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है सांस लेना अथवा फेफड़े में वायु का समर्थन यानी जो है भरना या छोड़ना। तो ये काम चीज़ें जो होती है जनरली सभी ऐसा करते हैं कि पहले सांस को जो है भरते हैं फिर उसको छोड़ते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य माना जा सकता है। कहते हैं यह एक यांत्रिक प्रक्रिया, याद रखना दोस्तों, ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें वायु को फेफड़े के भीतर ले जाना और उसे बाहर निकालना, ठीक है। और सांस लेना एक अनैच्छिक प्रक्रिया है, ठीक है। सांस लेना एक अनैच्छिक प्रक्रिया है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में यह इच्छुक भी हो सकती है। सांस लेना तो अनैच्छिक प्रक्रिया है, आप कितना देर तक सांस बंद करके रख सकते हो, 1 घंटा आधा घंटा कितना करोगे। तो सांस दोस्तों जो होता है आप 2-3 मिनट तक बेशकली इच्छुक क्रियाओं में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हम 2 मिनट में तक सांसें बंद कर लेते हैं। बट ये अनैच्छिक क्रियाएँ हैं, ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। अगर सांस नहीं चलेगा तो इंसान जीवित भी नहीं रहेगा। इसलिए कह सकते हो आप कि ये दोनों ही है, अनैच्छिक क्रियाएँ भी है और इच्छुक क्रियाओं में भी आता है। इच्छुक क्रियाओं में क्यों आता है, क्योंकि हम इसको कुछ समय के लिए बंद कर लेते हैं। और अनैच्छिक क्रियाओं में क्यों आता है, ठीक है,
क्योंकि हम ये हमारे मर्जी से नहीं चलती है, हम चाहे तो कुछ ही समय तक बंद करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू चलता ही रहता है। और जिस समय ये बंद हो गया हमेशा के लिए, उस समय इंसान जो है परलोक सुधार गया। तो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। कहते हैं ये 2 चरणों में पूरी होती है, जिसमें फेफड़े बारी बारी में संकुचित और फैलते हैं, यानी सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। तो इसके लिए 2 यहाँ पर जो है कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला तो यही दर्शाता है कि अंतःश्वासन यानी इंस्पिरेशन, इन मतलब अंदर यानी वायु को भीतर लेना, ठीक है। और निश्वासन का मतलब होता है एक्सप्रेशन यानी एग्जिट कर देना, यानी वायु को बाहर निकाल देना। तो इसे हम निश्वासन कहते हैं या एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये आप इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, तो ये आप अच्छे से याद इसको कर सकते हो। अब सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा अंतःश्वासन यानी वायु भीतर लेना। तो वायु जब हम भीतर लेते हैं तो फेफड़े के आधार पर एक जो है गुंबदाकार पेशीय डायफ्राम यानी मध्य पट्टल मौजूद होती है, जो संकुचित होने पर यह चपटा और नीचे की तरफ झुक जाती है और फेफड़ों की जो है निचली सतह नीचे की तरफ खिंच जाती है और उनका आयतन बढ़ जाती है, ठीक है। कहते हैं पसलियों के बीच में स्थित बाहरी आंतरफुशिक कोशिकाएं संकुचित हो जाती है। संकुचित का मतलब दोस्तों होता है ये सिकुड़ सी जाती है, ठीक है। और पसलियों का ढांचा जो है बाहर की तरफ उठ जाती है। आपने देखा होगा जब सांस लेते हो तो ये पसलियाँ ऊपर की जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और फेफड़े के भीतर वायु के दाब कम हो जाता है और तब वायुमंडल जो है वायुमंडलीय वायु अंदर तेजी के साथ प्रवेश कर जाती है और फेफड़े को ताज़ी वायु से भर देती है। और इस प्रकार जो है अंतःश्वासन सांस लेने की सक्रिय प्रवस्था में कार्य अपना करता है। आप देखिएगा कि जब सांस लीजिएगा तो आपका ऊपर वाला जो लंग्स होते हैं, छाती होते हैं, वो आपका फूल जाता है, ठीक है। और जैसे छोड़िएगा वो डाउन हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है आप अपना भी दोहरा सकते हो, समझ सकते हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष है निश्वासन यानी वायु बाहर निकालना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, क्योंकि आपको पता है कि जब वायु हम अंदर ले लेते हैं तो उसका ऑक्सीजन उपयोग कर देने के पश्चात जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर छोड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विषैली पदार्थों में आती है, ठीक है। अगर विषैली पदार्थ हमारे शरीर के अंदर रहेगा तो इसका मतलब है कि आपको बीमार कर सकता है। तो इसलिए बाहर जो है वायु को निकालना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं इस चरण में जो है वह आंतरफुशिका पेशियाँ अस्थिर पड़ जाती है और आंतरिक जो है अंतरापोषक पेशियाँ संकुचित हो जाती है। इसके फलस्वरूप जो है पसलियों का ढांचा नीचे की तरफ और भीतर की तरफ आ जाता है। कहते हैं डायफ्राम यानी मध्य पटल की स्थिति पड़ जाती है और अपनी मूल गुंबदाकार स्थिति में आ जाती है। कहते हैं उदरीय जो है अंग डायफ्राम को दबाते हैं। इस परिवर्तन के कारण नीचे की गुहा का आयतन बढ़ जाती है और फेफड़े के भीतर वायु दाब भी बढ़ जाता है और फेफड़े के भीतर वायु दाब बढ़ जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की संतृप्त वायु निकाल दी जाती है, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त के बारे में भी आपने जाना होगा, समझा होगा, ठीक है। तो ये संतृप्त असंतृप्त भी इंपॉर्टेंट है, यानी सैचुरेट अनसैचुरेट, तो ये याद रखना, ठीक है। इसके अगर केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि जो होता है संतृप्त जो होते हैं जिसमें एकल बंध बनता है, याद कीजिए थोड़ा, उदरी बंध। और जो हमारा जो होता है असंतृप्त जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनती है। तो ये हम बाद में करेंगे, जब हम केमिस्ट्री के चैप्टर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और उसमें हम डिटेल से भी जानेंगे, क्योंकि आने वाला जो नेक्स्ट हमारा रहेगा टॉपिक वो केमिस्ट्री के ऊपर ही रहेगा। क्योंकि अब हमारा जो है जैसे ही बायोलॉजी ख़त्म होगा हम केमिस्ट्री के चैप्टर पे आ जाएंगे और जैसे केमिस्ट्री ख़त्म होगा हम फिजिक्स के पे आ जाएंगे। क्योंकि मैंने सोचा है कि पहले बायोलॉजी का जो है मेडिकल वाले बच्चों का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाए और नॉन मेडिकल वाले बच्चों का। तो ये हमारा रहेगा त्रिपाठी सेंटर का जो है अभी पहले यही उद्देश्य अभी चल रहा है फिलहाल। प्लस में हो सकता है कि बीए वाले की भी सिलेबस आए, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगा। यहाँ पर बताया गया कि बलपूर्वक सांस लेना, ठीक है। बलपूर्वक सांस लेना, बलपूर्वक सांस लेते समय यह संभव है कि अंतःश्वासन और निश्वासन दोनों ही प्रक्रिया सक्रिय प्रक्रिया होती हो, क्योंकि गहरी सांस लेते समय जो है कुछ अन्य आंतरफुशिक पेशियाँ और उदरित पेशियों से भी काम लिया जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ रखता है। आप यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हो जहाँ पर जो है सांस लेने की क्रिया विधि को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देखोगे कि बाहरी श्वसन और डायफ्राम अंतःश्वासन कैसे है। अंतःश्वासन जो दिखाया गया थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाया गया है और बाहरी श्वसन जो है ऊपर की तरफ दिखाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ डॉट डॉट लाइन से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। किसको किया गया है? बाहरी श्वसन को। और अंत श्वसन जो होती है उसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है और आपको डायफ्राम भी दिखाई गई है। तो ये काफ़ी जो है दृश्य देख के भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है।
The next topic is exchange of gas at the alveolar surface. Friend, the exchange of gas of the alveolar surface is the here. The blood is the medium of for the transport of oxygen. Blood is the medium because the blood is a take oxygen and a transport for the oxygen for the lungs to a different tissue and carbon dioxide from tissue to the lungs. The blood is the most important carrier for the blood transport and is export for the all over the body and take. The tissue carbon dioxide and tissue is the lung. There are difference. There is the deoxygenated blood is the both there are lungs to the pulmonary arteries which is the divided into the fine capillary that are surround our veils. There are both veils in the capillaries are made of a thin very single layer of epithelium cell and therefore also there is a allowed the gas exchange easily. There are both veils and capillaries are made up to thin wall single layer of epithelium cell and there is allowed to the gas exchange is easily. There a gas exchange is a very easily the most important work here. There is a more oxygen in the well is the air and the more carbon dioxide in the capillary and due to the pressure difference of oxygen and carbon dioxide between two wells and blood capillary. The oxygen diffused from the alveolar is air into the blood capillaries. At the same time, carbon dioxide diffused from a blood capillary into the air. There is the at the sometimes carbon dioxide diffused for blood capillaries into the alveolar air and the oxygenated blood is taken from to the lung to the heart by pulmonary vein. That is most important. The oxygenated blood is taken from to the lungs to the heart by pulmonary vein. The volume exchange here, the volume exchange flow in the table, there is the show the volume exchanges of doing to breathing in the normal adult human beings. There is a show on the table the air volume exchange during the breathing to here. Here the tides volume is the TV. TV is the volume of the air inhaled and exhaled without any noticeable effort. The normal breathing is a 500 ml and vital capacity means VDC is the volume of that can be maximal breathed out of the maximum inspiration. VC is equal to IRV plus TV plus ERV. There is the 3400 to 4800 ml. The third is a inspiratory reversal volume means IRV. The volume of air that can be taken in the force inspiration over and above the normal inspiration. There is the volume is a ml is a 2000 to 3000 ml and the expiratory reverse volume means ERV. The volume of air that can be expelled by the force expression over and of the normal expression to 1000 ml. The next is residual volume means RV. It is a expression. There is the volume of 1000 to the 1500 ml. The volume air that is cannot be force outweighing the force expression that this is the air that is remain in the lungs and it is a air passes and there is a total lung capacity the sum of all lungs volume maximum air that is remain in the lungs after the maximum inhales there is a 5500 to 6000 ml is the most important. Here the vital capacity may be highly reduced in a smoker and people suffering from a tuberculosis. The athletes as the singers on the other hand have a higher vital capacity. There is a friend reduce the smoker and people suffering from the tuberculosis for their vital capacity. It is the most important. Their athletes and singer is the other hand have a higher vital capacity. Okay. The next topic is transport of oxygen by blood from a lung to tissue. The transport of oxygen by the blood from a lung to tissue. Here, efficiency transport of oxygen is by their complex blood protein is called hemoglobin. This is iron-rich protein in a packet in the red blood corpuscle means RBC. The red blood corpuscle is the given blood are red color. About 97% of the total oxygen is a transfer from the lung to the tissue in a combination with the hemoglobin. The 97% total oxygen transfer over the combination of the hemoglobin. Only 3% of oxygen is a transport is a dissolved form means plasma. Okay.
The oxygenated of blood is taken place to the lung from the molecules of oxygen from the reversible bond with the hemoglobin forming two compound oxyhemoglobin. So reaction. There Hb plus 4O2. The lung avails an active tissue. The Hb4O2 means hemoglobin here and oxyhemoglobin there. When the oxygenated blood reaches their tissue surface, there is a high concentrations of carbon dioxide in the tissue. The oxygen having been the use up and the low concentration of oxygen. As a result, the bond holding oxygen and hemoglobin is Sb is a 4O2 is because unstable and the blood reaches the oxygen and take up the carbon dioxide. देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है कुपिया की सतह पर गैसों का विनिमय। देखिए गैस का विनिमय कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए आप समझ सकते हो। कहते हैं अगर ब्लड में ऑक्सीजन ना हो तो हम थके मादे से बन जाते हैं, इसलिए हमारे बॉडी को जो है हर समय ऑक्सीजन चाहिए और ये ऑक्सीजन जो है ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्टों में जाता है और हमें जो है वार्म रखता है, गर्म रखता है। तो यही काम तो होता है ब्लड का कि हमें वो वार्म रखता है। और ये वार्म कैसे होता है? जब उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है कि क्या आखिर इसमें प्रोसीजर है, क्या इसमें है। तो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहते रुधिर की वह माध्यम है जो ऑक्सीजन को फेफड़े में विभिन्न ऊतकों तक और ऊतकों से फेफड़ों तक लाता ले जाता है। देखिए रुधिर ही है, रुधिर का ब्लड ही है, एक माध्यम है जो ऑक्सीजन को फेफड़े से विभिन्न ऊतकों तक फेफड़े ले जाता है। यानी खून के थ्रू ही ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में डिफरेंट भागों में जाता है और हमें स्फूर्ति प्रदान करता है। और कहते हैं फुफ्फुसी ध्वनि जो है भी ऑक्सीजन रुधिर को फेफड़े तक लाती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि फुफ्फुस धमनियाँ जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़े तक ले जाती है। समझ में आया बात को कि फुफ्फुस धमनी जो होती है वो जो होती है वी ऑक्सीजनेटेड रुधिर को फेफड़े तक ले जाने का कार्य करती है। ये धमनियाँ फेफड़ों में बारीक कोशिकाओं में बढ़ जाती है जो कुपिकाओं के चारों ओर से घेर लेती है। कहते कुपिकाओं और कोशिकाएं दोनों ही एपिथेलियम की पतली भित्ति वाली केवल एक परत की बनी होती है। अब देखिए कितना ये जो है सॉफ्ट है, लेकिन लोग जो होते हैं इसमें धुआं डाल के ख़राब कर देते हैं। कहते हैं एक ही एपिथेलियम पतली झिल्ली की बनी होती है। तो आप समझ सकते हो कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके लिए कितने घातक ये हो सकता है और कितने पतले झिल्ली की बनी होती है। हमारा कुपिकाएँ जो होती है जिसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है वो पतले झिल्ली की बनी होती है, यानी एपिथेलियम की बनी होती है और इसलिए उनके बीच जो है गैस विनिमय आसानी से हो जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रखता है कि पतली तो बनी रहती है इसी वजह से जो है गैस विनिमय होती है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। कहते हैं कुपिका जो होते हैं वायु में ऑक्सीजन अधिक होती है और कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। तो कुपिकाओं और कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दाब में अंतर होने के कारण ऑक्सीजन जो है कुपिका वायु से विसर्जित होकर कोशिकाओं के रुधिर में चली जाती है और इसी समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के रुधिर में से विसर्जित होकर कुपिकाओं की वायु में चली जाना ही होती है। कहते हैं ये सारे क्रियाओं में जो होती है ऑक्सीजनेटेड रुधिर फुफ्फुस शिरा द्वारा फेफड़े के हृदय में चली जाती है। ठीक है, हार्ट का काम सिर्फ यही होता है कि ब्लड को पंचिंग करना और डिफरेंट पार्टों तक पहुंचाना, लेकिन जो ब्लड जो होता है प्योर होती है, सब लंग्स में होती है और कुपिका का जो है यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कुपिका के थ्रू ही ऐसा होना संभव होता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपने देखा होगा जब छाती हम फुलाते हैं तो बड़ी सी हो जाती है, फिर सांस छोड़ते हैं तो छोटी हो जाती है, तो ऐसा प्रक्रिया कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो बदलते आयतन आखिर बदलते जो आयतन होती है आखिर उसका क्या प्रोसीजर है। अब हमारे समझ एक तालिका आ गई है, उसमें बताया गया है कि हमारा वॉल्यूम किस समय कितना ml रहेगी। तो यहाँ पर ज्वारीय आता है या टाइड वॉल्यूम जब आता है तो बिना किसी सफल प्रयास के, यानी सामान्य सांस लेने के दौरान जो होती है, जब आप सामान्य सांस ले रहे होते हो जिसमें कोई तरह की प्रक्रिया नहीं कर रहे होते हो, तो भीतर ले जाने वाली जो है बाहर निकाले जाने वायु का आयतन जो होती है सिर्फ 300 ml होती है। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रख सकता है। उसके बाद है जैव आधारित यानी विटल कैपेसिटी। ठीक है, जैव आधारित जब होती है तो उस वायु का जो आयतन जो गहरी से गहरी सांस लेने के बाद अधिक से अधिक सांस आती है। जब हम कहते हैं ना गहरी सांस लो तो उस समय जो होती है यानी विटल कैपेसिटी बनती है। तो विटल कैपेसिटी जो होती है उसमें IRV प्लस TV प्लस ERV
जो छोड़े जाने वाले सामान सब सम्मिलित होती है, जिसमें 3000 से लेकर 3400 से लेकर 4800 ml तक की जो है इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, आयतन बढ़ जाती है। उसके बाद कहते हैं अंदर श्वासन निश्चित आयतन, जो अंतर श्वासन लेते हैं उसमें जो है ये RBI के रूप में होता है, IRB के रूप में होती है, जिसमें उस वायु का आयतन जो सामान्य अंत श्वासन के बाद वल्कृत अंत श्वासन द्वारा भीतर ली जाती है, इसमें 2000 से 3000 ml तक इसकी श्वसन दर बढ़ जाती है। देखिए ये भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। उसके पश्चात है निश्वासन निचली आयतन यानी ERV, कहते हैं उस वायु का आयतन जो सामान्य निश्वासन के बाद विकृत श्वसन द्वारा बाहर निकाल दी जा सकती है, उसमें जो है 1000 ml यूज़ की जाती है। यानी उसके बाद पश्चात है अवशोषित आयतन यानी रेसिडुअल वॉल्यूम, कहते हैं इस वायु का आयतन जो बलकृत यानी बल लगा के निश्वासन के बाद भी बाहर निकाल नहीं जा सकती, यह वह वायु है जो फेफड़े और वायु मार्ग के भीतर बनी रहती है हमेशा। ये जो होती है 1000 से जो है 1500 ml तक हो सकती है। उसके पश्चात है संपूर्ण फेफड़े धारिता यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी सबको मिला दिया जाए तो ये कितना लंग्स जो है लेने की क्षमता रखती है। तो कहते हैं सभी फेफड़े आयतनों के जोड़ जो है अधिकतम वायु जो अधिकतम श्वसन तंत्र के बाद दोनों फेफड़ों में भरी रहती है वो होती है 5500 से लेके 6000 ml तक हो सकती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताता है। उसके पश्चात कहते हैं कि धूम्रपान करने वाले तथा तपेदिक के रोगियों की जैव धारिता काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो धूम्रपान और तपेदिक के व्यक्ति होते हैं जो तम्बाकू खाते हैं उनका फेफड़े के साथ क्या होगा शायद आपको भी पता न हो। कहते दूसरी तरफ जो खेलकूद में भाग लेने वाले और गायकों की जैव धारिता अपेक्षा अधिक होती है। देखिए धूम्रपान लेने से जो होता है वो कम जाता है, लेकिन गायक को जो होता है आवाज़ निकालना होता है या जो है खेलकूद में भाग लेने वाले को सांसें तेज़ी से लेना होता है, तो इसकी वजह से जो है उनकी धारिता बढ़ जाती है। लेकिन जो धूम्रपान तपेदिक करते हैं उनकी आयतन जो होती है धारिता धीरे धीरे कम होती चली जाती है और वो कई तरह की बीमारियों के शिकार होते चले जाते हैं। उसके पश्चात हमारा समक्ष रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन फेफड़े से ऊतकों तक, यानी जो यहाँ पर जो है ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ऑक्सीजन परिवहन जो होती है फेफड़े से लेके और कैसे हमारे ऊतक तक पहुंचती है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। कहते हैं कि ऑक्सीजन का कारगर परिवहन हीमोग्लोबिन नामक एक जटिल रुधिर प्रोटीन के द्वारा होता है। ये तो आपको भी पता है कि हीमोग्लोबिन में ही जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला होता है, तो ये बात तो सबको पता है। कहते हैं ये प्रचुर मात्रा हो जो प्रोटीन लाल रुधिर कोशिकाएं यानी RBC की होती है। यानी इसमें जो होती है आपको पता है कि ब्लड का जो रंग होता है रेड, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है, इसलिए इसको RBC के नाम से भी जाना जाता है कि भीतर भरी रहती है और ये इसी के कारण जो रुधिर लाल होने के कारण दिखता है, तो पूरा लाल दिखता है। फेफड़े से ऊतकों तक जो है कुल ऑक्सीजन का लगभग 97% भाग हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर पहुंचता है। देखिए फेफड़े से ऊतक तक जो कुल ऑक्सीजन का लगभग 97% भाग हीमोग्लोबिन के साथ ही पहुंचता है, यानी हीमोग्लोबिन ही जो है वो विभिन्न पार्टों तक जो है ब्लड को ले जाता है। कहते हैं ऑक्सीजन का केवल 3% भाग का परिवहन प्लाज्माओं के द्वारा घुली हुई अवस्थाओं में होती है, यानी प्लाज्मा जो होता है सिर्फ 3% ऑक्सीजन का उत्तरदायित्व संभालता है, बाकी सारे दायित्व जो होता है हीमोग्लोबिन के पास होता है जो 97% रखा गया है। रुधिर का जो है ऑक्सीजनेटेड फेफड़े में होता है और ऑक्सीजन के 4 अणु यानी हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक उत्कीर्णीय यौगिक बनाता है जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी यहाँ पर देखिए Hb+4O2 यानी हीमोग्लोबिन और फेफड़ों के कुपियाँ और सक्रिय ऊतकों से मिला के अगर देखा जाए तो इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है यानी Hb+4O2। तो इस तरह से जो है इसका निर्माण यहाँ पर होता है। उसके पश्चात है हमारा ऑक्सीजनेटेड रुधिर जब ऊतकों की सतह पर पहुँचता है तो उस समय ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता बन जाती है। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन Hb यानी 4O2 और ऑक्सीजन के बीच का बंधन अस्थिर होने के कारण जो रुधिर में से ऑक्सीजन बाहर आ जाती है और ऑक्सीजन तो ऊतकों के भीतर प्रयुक्त कर भी ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर द्वारा जो है आपस ले लिया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है जहाँ भी होती है रुधिर द्वारा ही यानी ब्लड द्वारा ही उसको जो है फेफड़े तक पहुँचाने का कार्य भी सुचारू रूप से किया जाता है।
तो इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रहा। लेकिन आपको पता है कि त्रिपाठी स्टडी सेंटर एक मुहिम चला रहा है जिसमें आपको चैन बनना है। चैन का अर्थ दोस्तों ये होता है कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है और आप जो होगा ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाने में त्रिपाठी स्टडी सेंटर का हेल्प कीजिए जिन बच्चों को ज़रूरी है। और वो आप जानते हो कि कौन बच्चा NIOS बोर्ड में पढ़ता है या कौन बायोलॉजिकल पढ़ रहा है, BA में पढ़ रहा है, चाहे वो 12वीं में पढ़ रहा है, चाहे 11वीं में पढ़ रहा है, और कौन जो है UP बिहार बोर्ड के हैं। तो ये आप से अधिक कोई अधिक नहीं जानता, क्योंकि आपके समक्ष जो होता है आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट में जो है कम से कम 100-150 कॉन्टैक्ट होते ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक दिन के लिए जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है लिंक को, ठीक है। और लिंक पे लगाने से ये होगा कि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत होगा उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, त्रिपाठी स्टडी सेंटर का जो उद्देश्य है कि हर बच्चे तक पहुंचना है और उनको सही ज्ञान का मार्गदर्शन भी कराना है और उनका सिलेबस भी अच्छे से कराना है। तो ये उद्देश्य में आप जो हो हम मेरे लिए चैन बन सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा जो है तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, क्योंकि अच्छे काम के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं होता है। गलत काम करोगे तो 50 बार आपको सोचने की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा और ना कोई आपको गलत कहेगा। तो सोचना नहीं है, अभी लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाठी स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाल लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाठी स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाठी स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIOS बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाठी स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।